टू माई चैनल अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ पहले ही कि हर हफ्ता पॉकेट एफएम सोमवार से गुरुवार तक एक एपिसोड करके अपलोड करता है और सैटरडे के दिन 8 एपिसोड करके देता है। सो प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट मी एवरी डे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। जब आदित्य और वजीर अनुराग के घर से निकले तब कार में एक बार फिर से शांति थी। जहां पर वजीर बस गाड़ी चलाने पर और इस चीज पर फोकस कर रहा था कि अब वो आगे कहां जाएंगे या क्या करेंगे, वहीं आदित्य के दिमाग में अभी भी वो फोटो फ्लैश हो रहा था। वो भले ही उसके जेब में रखा हुआ था और उसे नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सीन उसकी आंखों के सामने से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहां मनाली को अनुराग नहीं पसंद था तो उसने इस चीज के लिए उसे अलाउ कैसे किया। और यही बात सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसे यह भी पता था कि अगर वो अभी ज्यादा गुस्सा करेगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वो अपने मिशन से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं उसे इस चीज से आगे बढ़ने में टाइम भी लगेगा और जब तक वो मनाली से इस बात को नहीं पूछ लेगा तब तक इसे क्लैरिफाई भी नहीं कर पाएगा। वो यही बात सोच रहा था कि तब वजीर ने उससे पूछा, अब कहां चलना है आदित्य? वजीर के सवाल को सुनकर आदित्य का ध्यान एक बार और टूटा। उसने ये चीज सोची ही नहीं थी कि वो अब कहां जाएंगे, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहां पर जाकर उन दोनों को ढूंढ सकते हैं। उसे वो पेपर आज ही किसी भी हालत में चाहिए थे, पर वो कहां मिलेंगे वो इस बात के लिए श्योर नहीं था। पर उसे यह अच्छे से मालूम था कि अब अगली जगह जहां वो जा सकता है वो बस सिंघानिया फर्म्स ही हो सकती है। और तब उसने कहा, वजीर मुझे लगता है कि हमें सिंघानिया फर्म्स ही चलना चाहिए। आई थिंक वहीं से हमें रास्ता मिल सकता है कि वो अपनी कंपनी में होंगे या नहीं, और डॉक्यूमेंट भी वहां पर हो सकता है या नहीं। जब वजीर ने आदित्य की इस बात को सुना तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि आदित्य किसी चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है और इसलिए ठीक से नहीं सोच पा रहा है। जब वो दोनों घर से निकले थे तब उसने उससे कहा था कि अनुराग इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को कंपनी में नहीं रखेगा, तो फिर अब वो वहां जाने की बात क्यों कह रहा है। ये चीज वजीर को कंफ्यूज करने लगी और उसे पता था कि उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा आदित्य कह रहा है, और उसने सिंघानिया फर्म्स की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। एक बार फिर से कार सन्नाटे में डूब गई और दोनों ही चुप रहे क्योंकि दोनों के ही दिमाग में अपनी अपनी बातें चल रही थी। जहां वजीर को आदित्य का बिहेवियर नहीं समझ आ रहा था, वहीं पर आदित्य बस अब उम्मीद कर रहा था कि अनुराग अपने घर पर नहीं मिला तो उसे सिंघानिया फर्म्स में मिल जाए, नहीं तो वो क्या करेगा। उसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों यहां से निकल गए थे, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो यहां से निकल भी जाएंगे तो मनाली यहीं पर रहेगी। अगर उन्होंने मनाली को पाने के लिए ही वो सब नाटक किया था और आदित्य से पेपर पर साइन ले लिए थे, तो फिर बिना उसे लेकर वो यहां से गायब ही क्यों हो जाएंगे। ये सवाल आदित्य को सताने लगा और वो इसी बारे में सोचने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी ये सोच खत्म हो गई जब वजीर ने गाड़ी को सिंघानिया फर्म्स के बाहर रोका। आदित्य ने पहले खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि एक बार फिर वो अपनी जिंदगी में सिंघानिया फर्म्स के दरवाजे पर ही आकर खड़ा हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार घूमकर यहीं क्यों आ जाता है और यहां से आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन उसे यह भी पता था कि अब चाहे कुछ भी हो उसे उन दोनों का किस्सा खत्म करना ही होगा और उसकी शुरुआत यहीं से होगी। यही बात सोचकर वो दोनों उतरे और कंपनी की बिल्डिंग की तरफ जाने लगे। रोज की तरह ही वहां से लोग आना जाना कर रहे थे और माहौल थोड़ा ठंडा था क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे, जो ज्यादातर कंपनी के बंद होने का टाइम रहता है। आदित्य को कुछ एम्प्लॉइज एनर्जी से भरे हुए अभी भी दिख रहे थे, वहीं कुछ पूरी तरह से लो हो चुके थे। और तब वो वैसे ही चलते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा। उसे वहां निधि नहीं दिखी तो उसने सोचा कि निधि कहां हो सकती है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो छुट्टी पर होगी। और तब उसने दूसरी रिसेप्शनिस्ट से अनुराग और निखिल के बारे में पूछा। उसे बस इस चीज का कंफर्मेशन चाहिए था कि वो अभी भी इस शहर में हैं या नहीं। और तब रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि वो दोनों थोड़ी ही देर पहले ऑफिस से निकले हैं। जब आदित्य ने इस बात को सुना तो उसे थोड़ी खुशी हुई कि आखिर वो दोनों यहीं पर हैं। और फिर उसने पूछा कि वो दोनों कहां पर गए हैं, पर रिसेप्शनिस्ट को कुछ भी नहीं पता था। आदित्य को इस बारे में पता था कि यह हर बार की बात है जहां पर वो बिना किसी को भी कुछ भी बताए यहां से निकल जाते हैं और अपनी ही मर्जी से घूमते रहते हैं। पर आदित्य अभी के लिए बस इस चीज को लेकर खुश था
कि अगर वो यहीं हैं तो उन्हें ढूंढने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तब वो वजीर के साथ वापस से अपने कार की तरफ चल दिया। कार में बैठने से पहले ही वजीर अभी भी कंफ्यूज था कि आदित्य इतनी दूर कंपनी में आया और वहां से बस इस चीज को पूछकर ही वापस लौट आया कि अनुराग और निखिल यहाँ हैं या नहीं। उसे पेपर चाहिए थे या नहीं, वो इस चीज के लिए श्योर नहीं था। और उसे ऐसा लगने लगा कि आदित्य बस अपना टाइम गुजारना चाहता है। इस चीज को सोचकर वजीर को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा और उसने थोड़ी सी तेज आवाज में उससे पूछा, आदित्य तुम चाहते क्या हो? मैं समझ नहीं पा रहा। जब से हम घर से निकले हैं मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ है और तुम चीजों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम कार में भी किसी बात को लेकर अपने ख्यालों में खोए हुए हो और अनुराग के घर से निकलने के बाद तो ये इफेक्ट ज्यादा ही बढ़ गया है। अगर तुम्हें उन्हें ढूंढना था उसके लिए तो तुम कंपनी में आए थे और फिर बस उनकी लोकेशन के बारे में पूछकर वापस क्यों आ गए? हमें उनसे तुम्हारे डाइवोर्स के पेपर्स चाहिए। क्या हमारा टारगेट यही है या फिर कुछ और, या फिर तुम कुछ और प्लान कर रहे हो जिसको मुझे नहीं बता रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूं, पर अगर तुम इसी तरह से चुप रहोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तुम्हारे मन में जो भी है वो कह दो। जब आदित्य ने वजीर की इस बात को सुना तो उसे समझ आ गया कि वजीर उसके हर एक्शन को और हर चीज को नोटिस कर रहा है। जहां पर आदित्य अपने ख्यालों में घूमकर उसे कुछ नहीं बता रहा है, पर आदित्य को पता था कि वो वजीर को मनाली के फोटो वाली बात नहीं बता सकता, लेकिन उससे झूठ भी नहीं बोल सकता। उसे अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यही करना होगा कि उसे सच बोलना होगा और दूसरों पर भरोसा करना होगा। वजीर ने हमेशा से ही उसकी भलाई की कोशिश की है और फाइटिंग कंपटीशन में भी वो बस उसके साथ ही था। तो आदित्य को सच कहना ही पड़ेगा। यही बात सोचकर उसने वजीर से कहा, हाँ वजीर, तुम सही सोच रहे हो। दरअसल मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि मैं इस सोच में डूबा हुआ हूं कि क्या वो दोनों यहां से बाहर तो नहीं निकल गए। जब तुमने घर पर मुझसे इस बात के बारे में पूछा था तब से ही मैं इस सोच के बारे में परेशान हो रहा हूं। जब हम उनके घर पहुंचे और वहां पर कुछ नहीं मिला तो मुझे यही लग रहा था कि वो दोनों इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। मैं बस कंपनी में आकर इस चीज को कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जहां अनुराग और निखिल होंगे, डाइवोर्स के पेपर्स उन्हीं के पास होंगे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुराग मनाली को इतनी शिद्दत से चाहता है कि उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, पर मुझे यह पता है कि वो एक पल के लिए भी इस चीज की रिस्क नहीं लेगा कि किसी और के हाथों या फिर किसी दूसरे तरीके से वो पेपर मेरे हाथ लग जाएं। मुझे यकीन है कि उसे यह भी पता होगा कि मैं होश में आ चुका हूं और बख्शी विला से निकल गया हूं, पर वो गया कहां है इस चीज के लिए श्योर नहीं हूं। बस इसलिए मैं तुम्हें इधर उधर घुमा रहा हूं। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा होगा वजीर, पर मैं बस इसी चीज के लिए थोड़ा परेशान हूं और यही बात मेरे मन में घूम रही है। जब वजीर ने आदित्य की इस बात को सुना तो उसे समझ आ गया कि आदित्य सच कह रहा है और वो इसी चीज को लेकर परेशान है। इस चीज को वजीर बहुत अच्छे से समझ सकता था कि अगर वो दोनों यहां से निकल गए होंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर अब जब उनको पता है कि वो यहां से नहीं निकले हैं तो वो उन्हें दूसरी जगह ढूंढ सकते हैं। और यही बात सोचकर वजीर ने आदित्य से कहा, पर आदित्य अब तो तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में पता चल गया है कि वो अभी भी इस शहर में है। अब बस हमें उन्हें कहीं से ढूंढना होगा और पता करना होगा कि उन्होंने पेपर्स कहां रखे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो कहां पर होंगी? मुझे नहीं लगता कि वजीर वो कंपनी में वापस लौट कर आएंगे। जैसे ही अनुराग अपने घर पहुंचेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं और फिर वो यहां से बाहर निकलने का प्लान बनाएंगे। लेकिन जब तक उन्हें इस चीज के बारे में पता नहीं चलता तब तक शायद हमें उनके घर के बाहर ही निगरानी करनी चाहिए, और जैसे ही वो घर पर आएंगे हम उन्हें वहीं दबोच लेंगे, आदित्य ने कहा। और उसकी इस बात को सुनकर वजीर को भी थोड़ा सही लगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, और वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर गाड़ी के अंदर बैठने लगा। लेकिन जैसे ही वजीर बैठा आदित्य का फोन बजने लगा। जब उसने अपना फोन बाहर निकाला तो उसने देखा कि वो एक अननोन नंबर था। उसे समझ आ गया कि वो अननोन नंबर उसकी परेशानी को बढ़ाने वाला है, और तब उसने उसे उठाया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता सामने से निखिल की आवाज आई, जिसने कहा, ढूंढ लिया आदित्य? घर भी चेक कर लिया और कंपनी में भी पूछ लिया, लेकिन वहां पर भी नहीं मिले ना? तुम बार बार पता नहीं क्यों इस चीज को सोचते हो कि हम आसानी से तुम्हारे सामने आ जाएंगे। पागल हो तुम एक नंबर के, और ये बात कभी समझ ही नहीं सकते।
चलो छोड़ो, इस बात को करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी मैं और अनुराग वजीर के घर से मनाली को पिक कर रहे हैं। 1 घंटे में हमें पुराने गैरेज के वहां मिल जाना। तुमसे कुछ फाइनल बात करनी है, और मनाली की चिंता मत करना, वो हमारे साथ सेफ रहेगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। इतना कहकर निखिल ने जल्दी से फोन काट दिया, पर आदित्य अपने कान से फोन को हटा नहीं पाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी निखिल ने एक बार फिर से उसे फोन लगाकर धमकी दी है और वो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन इससे ज्यादा चिंता अब उसे इस चीज की हो रही थी कि एक बार फिर से मनाली उनके पास है, और इस बार वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग।